हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जबकि हाफ ईयरली एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ ना, ये हर साल आपके रिपीट होते हैं। हर स्कूल जो है ये क्वेश्चन को डालता ही डालता अपने फिजिकल के एग्जाम में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन करके आ पाओ। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है फिजिकल में, लास्ट टाइम पे देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूर आप जो है पेपर अच्छा करके आओगे अगर इस वीडियो को पूरा देख के जाते हो तो। ठीक है भाई। और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स ही तो कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 11th ESP। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यूजर नेम आपके सामने। कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। देखो भाई, अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, जो कि अभी आपका व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का भाई, कि फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर बात आती है भाई ऑब्जेक्टिव की, तो क्या क्या होंगे फिजिकल एजुकेशन के। तो क्या आपको फिजिकल एजुकेशन का मतलब पता है। देखो सिंपल सी बात है, फिजिकल एजुकेशन क्या है, जहां पर हम स्पोर्ट्स, गेम्स, हेल्थ और जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है उनका ह्यूमंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो ये आपका फिजिकल एजुकेशन होता है। बट बात आती है ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखो भाई, पहला इसका ऑब्जेक्टिव है फिजिकली स्ट्रोंग होना। देन हम बात करेंगे दूसरे ऑब्जेक्टिव की, जो कि मेंटल डेवलपमेंट। तीसरा सोशली एडजस्टेबल एंड इमोशनल बैलेंस, स्पिरिचुअली डेवलपमेंट। ठीक है भाई। तो ये क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव हैं, आपको पता होने चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं फिजिकली स्ट्रोंग। तो फिजिकली स्ट्रोंग करना जो है पहला ऑब्जेक्टिव है फिजिकल एजुकेशन का। तो फिजिकल एजुकेशन बेसिकली क्या है, हमारी जो बॉडी है उसको फिट रखने में, उसको स्ट्रोंग रखने में काफ़ी मदद करता है। ठीक है। क्यों, फिजिकल एजुकेशन के अंदर डिफरेंट स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जाती है, और आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो दी जाती है, लेकिन आपको स्पोर्ट्स, गेम्स वगैरह सब में पार्टिसिपेट कराया जाता है, जिससे जो बच्चा है वो फिजिकली स्ट्रोंग रहता है। समझ आया। और इट इम्प्रूव्स स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस। ठीक है भाई। एंड्योरेंस क्या होता है, कि आप थक चुके हो फिर भी, आप थक चुके हो फिर भी काम कर रहे हो, थक गए हो फिर भी आप क्या कर रहे हो भाई, वर्क कर रहे हो। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंड्योरेंस कहते हैं, कि थकने के बावजूद भी आप काम कर पा रहे हो, तो ये आपकी एंड्योरेंस को दिखा रहा है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, स्ट्रेंथ, ये सब जो है आपको फिजिकल एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराता है। कैसे, डिफरेंट एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स से पार्टिसिपेशन, जब आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ते भी हो तो। समझ आ गया। और आपको इसके बारे में इनकी इंपॉर्टेंस ही बताई जाती है भाई, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, बॉडी को फिट रखना, स्ट्रॉन्ग रहना क्यों जरूरी है, ताकि बच्चे के दिमाग में रहे कि भाई क्यों जरूरी है, और अपना ध्यान भी रख सके। इसलिए ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग रखना। समझ आ गया। और इट ऑल्सो इंश्योर दैट ऑल बॉडी ऑर्गन्स वर्क प्रॉपरली एंड मसल्स एंड बोन्स बिकम स्ट्रोंगर। ठीक है। आपके जो मसल्स हैं, आपके जो बोन्स हैं वो स्ट्रोंगर रहे। ये यहाँ पर जो है फिजिकल स्ट्रोंग के अंदर आपको ये सब बातें लिखनी है, जो कि इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। आगे हम बात करें, दूसरा है भाई मेंटल डेवलपमेंट। अब मुझे आप बताओ, बिना मेंटल डेवलपमेंट के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो फिजिकल एजुकेशन का दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई मेंटली डेवलप करना। ठीक है। आपको पता है, जब कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो वहां पर आपको कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होती है, अलर्ट रहना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अलर्ट नहीं हो तो तुरंत आप उसमें हार जाओगे, आप उसको ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो मेंटल डेवलपमेंट इंश्योर करा जाता है फिजिकल एजुकेशन के जरिए, कि भाई बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट हो। तो मेंटल डेवलपमेंट कंसंट्रेशन रिक्वायर्स इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स अलोंग विद थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ फिजिकल एजुकेशन एज सब्जेक्ट। जो आप पढ़ रहे हो, आप थ्योरेटिकल तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन गेम्स, स्पोर्ट्स में कंसंट्रेशन और मेंटल अवेयरनेस भी चाहिए होती है, तो ये आपको सिखाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, ताकि आपका मेंटल डेवलपमेंट हो पाए। और इट इम्प्रूव्स एंड डेवलप्स थिंकिंग, इंटेलिजेंस, नॉलेज एनालिसिस एंड कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ऑल्सो। ठीक है भाई। तो जब आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो तो आपके अंदर ये सारी बातें जो हैं आ जाती है, सारी ही खूबियाँ, ये सारी एबिलिटीज़ जो हैं आपके अंदर आ जाती है। चाहे वो थिंकिंग की बात हो जाए, चाहे वो इंटेलिजेंस की बात हो जाए, चाहे वो नॉलेज की बात हो, स्पोर्ट्स को लेकर, फिजिकल एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, या आपको एनालिसिस करना हो किसी चीज़ का, वो भी आपके अंदर आ जाती है। और कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो ये क्या है, मेंटल डेवलपमेंट के अंदर आता है, आपको पता होना चाहिए। आगे चले, उसके बाद सोशली एडजस्टेबल। अब आप मुझे ये बताओ कि जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो क्या आप दोस्ती यारी नहीं बनाते, बनाते हो। ठीक है। क्या आप जिस टीम के अंदर खेल रहे हो उसमें कोई लीडर भी होता है ना। तो अगली बार कोई दूसरा लीडर बनेगा, तो ऐसा लीडरशिप भी आप सीखते हो, ईमानदारी सीखते हो, इस गेम्स के थ्रू सीखते हो। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सोशली एडजस्टेबल बनाना है। फिजिकल एजुकेशन का तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो सोशली एडजस्टेबल हो जाए, मतलब कि समाज में वो रह पाए।
ऐसा उनको बनाना है। और ऐसा कब बनेंगे, जब उनके अंदर ऑनेस्टी, लीडरशिप क्वालिटी, डिसिप्लिन होगा, सोशल स्किल्स होंगे भाई, हाउ टू टॉक, समझ रहे हो ना, मतलब कैसे बोलना है, यानी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, समझ रहे हो, दूसरों के साथ कैसे काम करना है, कंपटीशन कैसे करना है, टीम वर्क कैसे करना है, समझ रहे हो। तो ये फिजिकल एजुकेशन सिखाता है, फिजिकल एजुकेशन ये सिखाता है ताकि जो बच्चा है वो सोशली एडजस्टेबल रहे, समझ आ गया। और फिजिकल एजुकेशन पढ़ने से जो है वर्क एथिक्स भी बच्चा सीखता है और कोऑपरेशन करना भी सीखता है। कोऑपरेशन मतलब क्या होता है, सहयोग करना। और ये सब आता कैसे है भाई, स्पोर्ट्स में आता है, क्योंकि ऑनेस्टी, लीडरशिप, डिसिप्लिन, सोशल स्किल्स सब ये स्पोर्ट्स के थ्रू ही सीखता है बच्चा, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर बाकी खिलाड़ियों से मिलता है, ठीक है, उनके संग कोऑर्डिनेशन बना के खेलता है, उनका सहयोग करता है, अगर सहयोग नहीं करेगा तो हार जाएंगे वो, तो वहाँ पे सहयोग भी करा जाता है। तो समझ रहे हो, तो ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कि स्पोर्ट्स से बच्चा सीखता है, वो कहीं ना कहीं उसके समाज में उसको रहने के लिए भी काम आती है, जो जरूरी होती है। ये सोशल एडजस्टेबल हो गया। उसके बाद इमोशनल बैलेंस। अब स्पोर्ट्स है, उसमें आप हारोगे भी, जीतोगे भी, एग्रेशन भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, डरोगे भी कई बार कि भाई मैं हार ना जाऊं, अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, तो फियर भी होता है। तो ये इमोशनली, ये इमोशंस होते हैं सारे, तो इन इमोशंस को बैलेंस करना भी आप फिजिकल एजुकेशन से ही सीखते हो। तो इमोशनल बैलेंस आपको समझ आ गया होगा भाई कि स्पोर्ट्स के अंदर ये सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, हारना, एग्रेशन, फियर, हैप्पीनेस, लव, एंगर एंड पेशेंस, समझ आ रहा है। और फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इमोशंस एंड टीच हाउ टू स्टे काम एंड बैलेंस इन डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है भाई, अलग अलग सिचुएशन में काम कैसे रहना है, शांत कैसे रहना है, और सभी इमोशंस को बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि जब आप गेम्स खेलते हो तो हारना, जीतना, गुस्सा आना कॉमन बात है, लेकिन हर चीज़ का बैलेंस बना कर रखना होता है कि भाई कई बार ज़्यादा गुस्सा नहीं कर जाना है, अगर हार रहे हो तो बस इमोशंस को दबा के रखो, यानी बैलेंस होना चाहिए हर इमोशन के बीच में। तो ये हमें फिजिकल एजुकेशन सिखाता है और इसका ऑब्जेक्टिव भी है। उसके बाद स्पिरिचुअली डेवलपमेंट कैसे होता है भाई, देखो, तो फिजिकल एजुकेशन प्रमोट्स पीस, मोरल वैल्यूज एंड फॉरगिवनेस, ठीक है भाई, आपको पता है गेम में सिखाया जाता है मोरल वैल्यूज के बारे में, कितनी इंपॉर्टेंट होती है मोरल वैल्यूज, पीस के बारे में बताया जाता है, समझ रहे हो। तो ये जब पीस, मोरल वैल्यूज, फॉरगिवनेस के बारे में बताया जा रहा है और डायरेक्टली जुड़ा हुआ था स्पिरिचुअलिटी से, ठीक है, तब बच्चा ये सीखता है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी आती ही आती है, तो स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट उसका होता है बच्चे का, ओके। और इट हेल्प्स इन बिल्डिंग गुड कैरेक्टर एंड डेवलपिंग क्वालिटीज लाइक काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है भाई। तो बच्चे के अंदर काइंडनेस जैसी क्वालिटी भी हमें देखने को मिलती है, जो कि फिजिकल एजुकेशन के थ्रू ही होती है, और ये क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव है। और ध्यान रखना, आपसे पूछ ले भाई फिजिकल एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, तब भी आप यही लिखोगे, बट थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर दोगे, कंटेंट यही रहेगा, समझ आ रहा है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, जो कि अपना व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिट इंडिया प्रोग्राम। ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से, ध्यान रखना। तो फिट इंडिया प्रोग्राम भाई, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए फिट इंडिया प्रोग्राम है क्या। अगर बात करता हूँ फिट इंडिया प्रोग्राम की, तो इसको 29 अगस्त को 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है इसको लॉन्च करा गया था, ताकि फिटनेस जो है हमारी लाइफ का एक पार्ट बन सके, जो हमारी डेली लाइफ है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, वो फिटनेस उसमें घुस जाए, समझ रहे हो ना, फिटनेस एक पार्ट बन जाए, इसलिए लॉन्च करा गया था, समझ रहे हो। और इसका मेन गोल क्या था भाई इस मूवमेंट का, कि एक हेल्दी चेंज लेके आना है हमारी लाइफस्टाइल में, क्या लेके आना है, एक हेल्दी चेंज लेके आना है लाइफस्टाइल के अंदर, और एनकरेज करना है लोगों को कि वो फिजिकली एक्टिव रहें, ना कि बिल्कुल अनएक्टिव रहें, बस पड़े रहे बिस्तर पे, जो लोगों की आज की लाइफस्टाइल है ना, जो कि आपको वेस्टर्न में देखने को मिलती है, लेकिन वेस्टर्न जैसा हाल इंडिया में ना हो जाए, ताकि इसलिए लॉन्च करा गया भाई, ताकि फिजिकली एक्टिव लोग रहें, समझ आया भाई, इसलिए लॉन्च करा गया था। अब ये चीज़ अचीव करने के लिए कि भाई लोग फिजिकली एक्टिव रहें, ठीक है भाई, अपनी लाइफस्टाइल में फिटनेस को ऐड करें, उसके लिए बहुत सारे जो काम हैं, ठीक है, वो करे गए, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। और ठीक है भाई, समझ रहे हो, द फिट इंडिया टेक्स वेरियस स्टेप टू ऑर्गेनाइज इवेंट्स विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो बहुत सारे इवेंट स्टेप्स लिए गए, इवेंट्स कराए गए, ताकि जो ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ इनको फॉलो किया जा सके लाइफ के अंदर, ओके। तो देखो, टू मेक फिटनेस सिंपल, इंजॉयबल एंड फ्री फॉर एवरीवन। तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि फिटनेस को सिंपल बनाया जाए, इंजॉयबल बनाया जाए और फ्री बनाया जाए सबके लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये भी आगे बताऊंगा आपको कि ऐसा प्लेटफॉर्म की बात भी करी गई, ताकि अगर किसी को हेल्थ के बारे में बात करनी, फिटनेस के बारे में बात करे, तो वो आके बता सके, जो कि फ्री हो सबके लिए, समझ रहे हो।
टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट फिटनेस एंड डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज थ्रू स्पेशल कैंपेन्स। मैंने बोला ना कि भाई इन ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए इवेंट कराए जा रहे हैं, स्टेप्स लिए गए, तो स्पेशल कैंपेन भी करे गए ताकि लोगों की लाइफस्टाइल में फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस उनको पता चले, फिटनेस के बारे में बात करें और फिटनेस जैसे डिक्शनरी जैसे शब्द हैं वो उनकी लाइफस्टाइल में घुस जाए या उनकी ज़िंदगी में आ जाए। समझ रहे हो? तो अवेयरनेस फैलाई गई अबाउट फिटनेस एंड डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ थ्रू कैंपेन्स। समझ रहे हो? आगे चलें। और उसके साथ ही भाई इंडियन जितने भी इंडियन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, जो इंडिया के स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो कि भाई ट्रेडिशनली खेले जाते थे, तो वो प्रमोट करेगा ताकि लोग उसको खेलें, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा जरिए जिससे जो एक पर्सन है वो फिट महसूस करता है और फिट रहता है। ध्यान रखना। तो जितने भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, क्योंकि लोग जानते हैं उन स्पोर्ट्स और खेलते आए हैं बचपन से, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना और फिटनेस को भाई स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, विलेज, लोकल कम्युनिटीज़ तक फैलाना, वहाँ तक ले जाना फिटनेस को। ठीक है, अब फिटनेस के बारे में बताना, यहाँ पर उनको अवेयर करना इन सबको। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू शेयर फिटनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेट अदर्स। समझ रहे हो? ठीक है ना भाई? तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना ताकि जो लोग हैं, इच्छुक लोग हैं, वो बताना चाह रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं फिटनेस के बारे में, ताकि लोग मोटिवेट हो सके उनको देख के, ऐसा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराना। ये क्या है, मेन इसके ऑब्जेक्टिव हैं फिट इंडिया प्रोग्राम की, सबको पता होने चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर पे चले, ओलंपिक वाले पे। तो एक फेमस क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझ भी आ जाएगा। तो देखो भाई, एंशिएंट ओलंपिक और मॉडर्न ओलंपिक, अगर मैं एंशिएंट ओलंपिक की बात करता हूँ तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते थे? ओनली ग्रीस के अंदर देखने को मिलते थे। कहाँ? ओनली ग्रीस के अंदर देखने को मिलते थे। और मॉडर्न ओलंपिक जो कि आज के ओलंपिक है, ये आपको हर जगह देखने को मिल सकते हैं वर्ल्ड के, जो कि जहाँ जो कमेटी तय करेगी, ये नहीं कि पर्टिकुलर एक ही जगह पर होंगे, ये अलग अलग कंट्री में हो सकते हैं। समझ आ गया? तो हेल्ड एट डिफरेंट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। अब एंशिएंट ओलंपिक की बात करूं, अब इसमें जो बंदा पार्टिसिपेट करेगा, वो कहाँ का होगा? वो ओनली ग्रीक का होना चाहिए। ठीक है, पार्टिसिपेंट मस्ट बी फ्री बोर्न ग्रीक, यानी ग्रीक का होना चाहिए, अदरवाइज कहीं दूसरी जगह का है, दूसरी कंट्री का है, दूसरी सिटी का है, बात नहीं बनेगी। ठीक है भाई। और मॉडर्न ओलंपिक में पार्टिसिपेंट नेचुरली कहीं का भी होना चाहिए। ठीक है, कहीं का भी होने का मतलब उस कंट्री का होना चाहिए जो कंट्री से वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ध्यान रखना। तो पार्टिसिपेंट शैल बी नेचुरल बोर्न ऑफ मेंबर कंट्री। समझ रहे हो? उसके बाद एंशिएंट ओलंपिक की बात करूं, तो जो एंशिएंट ओलंपिक एक रिलीजियस फेस्टिवल है, जो कि क्या है, एक रिलीजियस फेस्टिवल है। ध्यान रखना, अगर एमसीक्यू में आता है तो ध्यान रखना है आपको। जो एंशिएंट ओलंपिक था, ये रिलीजियस फेस्टिवल है, जो कि ग्रीक के अंदर तो होता था, बता दिया हूं मैं, जो कि किसके सम्मान में, किसके ऑनर में होता था? गॉड ज़्यूस के सम्मान में, ऑनर में जो है ये होता था। ध्यान रखना। लेकिन जब मैं मॉडर्न ओलंपिक की बात करता हूँ तो ये कोई रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है। ये क्या है, बेसिकली एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है जो कि गैदरिंग करता है, किसके लिए? ताकि पीस बनी रहे, ध्यान रखना, और इंटीग्रेशन बना रहा है कंट्री के बीच का, और तो पीसफुल और बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए जो है ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, जिससे गैदरिंग हो पाती है। समझ आ गया? जहाँ पर अलग अलग कंट्री के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, खिलाड़ी हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। ओके, ध्यान रखना। और एंशिएंट ओलंपिक 5 दिनों के लिए कंडक्ट कराया जाता था। मॉडर्न ओलंपिक 16 डेज के लिए कराया जाता है। ध्यान रखना, मॉडर्न ओलंपिक जो आज की ओलंपिक है, ध्यान रखना, है ना। और एंशिएंट ओलंपिक की बात करूं, और ये 4 साल में एक बार होते थे, ध्यान रखना है। समझ रहे हो ना? वंस इन 4 years विद अमेच्योर प्लेयर्स। और ये मॉडर्न ओलंपिक की बात करूं, और ये भी क्या है, 4 साल में एक बार होते हैं विद अमेच्योर प्लेयर्स। ठीक है भाई, समझ आ गया? ये पता होना चाहिए मेजर डिफरेंस है किसके बारे में, एंशिएंट और मॉडर्न ओलंपिक के बारे में। आगे बात करूं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के एग्जाम में आते हैं, जो कि शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है ओलंपिक फ्लैग पे। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन ले लिया है। तो देखो भाई, अगर मैं ओलंपिक फ्लैग की बात करता हूँ तो ये 1913 में क्या करा गया था भाई? क्रिएट करा गया था ऑन द सजेशन ऑफ बैरन डी कुबर्टिन। एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन आए यहाँ से, ध्यान रखना। ठीक है, बैरन डी कुबर्टिन के सजेशन से जो 1913 में ये क्या करा गया था, क्रिएट करा गया था। और सबसे पहले इसको जो होस्ट करा गया
फर्स्ट टाइम कहाँ पर 1920 में एंटवर्प ओलंपिक गेम्स में। तो 1920 में एंटवर्प ओलंपिक गेम्स में इसको फर्स्ट टाइम जो है होस्ट करा गया, ध्यान रखना, ध्यान, पहली बार, समझ रहे हो। और 1930 में बैरन डी कुबर्टिन के सजेशन से इसको क्रिएट करा गया। और आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओलंपिक फ्लैग जो है वाइट सिल्क और वाइट सिल्क कपड़े से बना हुआ है, और इसके अंदर 5 ऐसे क्या है रिंग्स हैं इंटरलॉकिंग, जो कि आपस से जुड़े हुए हैं, समझ आ गया। या रिंग्स कह लो या सर्कल्स कह लो, जो कि अलग अलग कलर के हैं, जो कि टोटल 5 कलर्स हैं, जो कि क्या दिखाते हैं, एक्टिविटी ऑफ ओलंपिक मूवमेंट। ध्यान रखना है क्या दिखाते हैं रिंग्स, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो 5 रिंग्स आप फ्लैग में देखते हो ये क्या शो करते हैं। एक तो एक्टिविटी ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट एंड रिप्रेजेंट्स द 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। और मेजरली आपको एग्जाम में जो एमसीक्यू में ऑप्शन दिखेंगे वो यही दिखेंगे कि जो ये 5 सर्कल है, जो रिंग्स हैं, ये 5 कॉन्टिनेंट को दिखा रहे हैं वर्ल्ड के, समझ रहे हो। और यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है भाई, थोड़ी मेहनत आप भी करो कि जो ये कलर है ना, कौन सा कलर किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मुझे कमेंट में तुम बताओगे। समझ आ रहा है तुम्हें। 5 रिंग है, कलर देख लो आपके स्क्रीन पे है, मुझे बताओ ये कौन सा कलर किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ गया। और जो ये देखो, ये कॉन्टिनेंट जो शो कर रहे हैं रिंग्स, ये अलग अलग भी तो हो सकते थे, ये आपस में जुड़े हुए क्यों है, ये इंटरलॉक क्यों है, क्योंकि जो इंटरलॉकिंग रिंग्स है क्या सिंबलाइज करता है, कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप। कोऑपरेशन मतलब कि ये आपस में सहयोग करते हैं, इनकी फ्रेंडशिप को दिखाते हैं। ये जो कॉन्टिनेंट आपस में कोऑपरेशन करना, किसी यहाँ पे दिक्कत आ जाए किसी कंट्री में, तो कॉन्टिनेंट में तो वहाँ पर सहयोग करना, ध्यान रखना, और फ्रेंडशिप बनी रहे। तो ये बेसिकली क्या है, ये सिंबलाइज करता है फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन को। समझ रहे हो भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर का और ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ पे तुम डबल स्टार ठोक सकते हो, डबल स्टार तुम यहाँ पर ठोक सकते हो। देखो, तो हमसे पूछा क्या है, डिस्कस द मेन फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी कि IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के फंक्शंस आपको बताने हैं, ठीक है। तो जो कमेटी है ये डिसाइड करती है कि ओलंपिक कहाँ पर होंगे, ठीक है, वेयर द ओलंपिक्स विल बी हेल्ड। अब देखते हो ना, कहीं पेरिस में हो गए, कहीं टोक्यो में हो गए, तो ये डिसाइड कौन कर रहा है, ये IOC ही डिसाइड कर रही है कि भाई कहाँ पर हेल्ड होने ओलंपिक। और ये भी सिलेक्ट करती है डेट क्या होंगी गेम्स की, ठीक है, जो ओलंपिक खेले जाते हैं वो किस डेट को खेले जाएंगे, ये भी जो है आपकी IOC ही ध्यान रखती है। आगे बात करूं, और इट मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग द ओलंपिक्स कंपटीशन एंड अदर प्रोग्राम। समझ रहे हो भाई, तो रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम भी IOC का ही होता है। उसके बाद अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ओलंपिक्स के अंदर, मान लो भेदभाव जैसी चीजें भी आ रही है, क्योंकि अलग अलग कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, कहने का मतलब है प्लेयर्स आते हैं, तो अगर वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है तो उसके अगेंस्ट काम भी करना किसका काम होता है, IOC का ही होगा, और किसी का होगा, ध्यान रखना। समझ आ गया। तो एक्शन जो है इसके डिस्क्रिमिनेशन के लिए वो यही ले IOC ही लेती है। उसके बाद इट वर्क्स टू प्रिवेंट एंड फाइट अगेंस्ट डोपिंग, ठीक है भाई। डोपिंग क्या है बेसिकली, ध्यान रखना कि जब कोई प्लेयर क्या करता है, ऐसे बैन सब्सटेंस को अपनी बॉडी में इंडल्ज कराता है, या उसको खा रहा है या इंजेक्शन से ले रहा है ताकि वो बेटर परफॉर्म कर पाए गेम्स के अंदर, तो इसको हम डोपिंग कहते हैं। इसलिए जो है जितने भी सब्सटेंस है इनको बैन कर रखा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, डोपिंग कहते हैं, ध्यान रखना। तो IOC का काम है प्रिवेंट करना भाई, और फाइट करना किसके अगेंस्ट, डोपिंग के अगेंस्ट। अगर कोई खिलाड़ी डोपिंग का यूज कर रहा है तो उसको एस्टिगेट कर देना, ठीक है ना। डोपिंग क्या होता है, यूज ऑफ इलीगल ड्रग्स टू परफॉर्म बेटर। और डोपिंग के बारे में आप लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ध्यान रखना, आप लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे अपने। उसके बाद इट अपोजेस एनी पॉलिटिकल और कमर्शियल मिसयूज ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स, ठीक है ना। तो इसको और IOC ये भी अपोज करते हैं ताकि कोई गेम को, ओलंपिक्स कोई पॉलिटिकल मुद्दा ना बना ले, ठीक है, और कोई कमर्शियल मिसयूज ना कर दे इनका, ठीक है, स्पोर्ट्स का और एथलीट्स का, ये भी जो है ध्यान रखते और अपोज करते अगर ऐसा कोई कर रहा है तो। ये IOC के क्या हो जाएंगे भाई, मेन क्या हो जाएंगे, मेन फंक्शंस हो जाएंगे। ओके, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, डिस्क्राइब इट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम में, लिमिटेड क्वेश्चन लिए लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपसे पूछा इंपॉर्टेंस,
तो सीधी सी बात है भाई, अगर आप जो है योगा करते हो तो ये आपकी बॉडी को फिट रखता है ना, और किसी प्रकार की टेंशन आपको नहीं होती, टेंशन से रिलीफ मिलता है। अगर आपको नहीं पता तो अलग अलग योगासन करके देखिए, आपकी टेंशन दूर भाग जाएगी। और हार्ट हो गया अपना, लंग हो गया, उसकी फंक्शनिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करता है। आगे चले, और डिसीज से बचाने का काम भी करता है भाई, हमें प्रिवेंट करना, क्यूरिंग करना, ये डिसीज से हमें बचाता है योग। ध्यान रखना, अगर आप योग कर रहे हो तो आपको डिसीज होती ही नहीं है, बहुत कम होती है, ठीक है। और जो योग जो है, ये योग आप कह लीजिए, ये इम्प्रूव करता है एजिलिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को, कोऑर्डिनेशन को, स्ट्रेंथ को, है ना, और एटसेट्रा, एंड्योरेंस लिख लो। ये सब जो है योग जो है इम्प्रूव करता है। देखो, फ्लेक्सिबिलिटी कोऑर्डिनेशन का मतलब तो आपको पता है, स्ट्रेंथ का मतलब पता है, एजिलिटी का मतलब पता है क्या? एजिलिटी का मतलब आप समझ सकते हो फुर्ती से, क्या फुर्ती होना, कि भाई कितनी फुर्ती से काम कर रहे हो, कितने एक्टिव होकर काम कर रहे हो, ये एजिलिटी होती है। और इम्प्रूव्स करेक्ट बॉडी पोस्चर, ठीक है। अगर आपका पोस्चर बिगड़ा हुआ है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, किसी का कुबड़ निकल रहा है, तो अगर आप योगासन करते हो जो कि उस पर्टिकुलर चीज के लिए बताया गया, अगर आपका कुबड़ ऐसे है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ योगासन होगा कि भाई उसको वैसे करो, आपका जो पोस्चर है ठीक हो जाएगा। तो योग करने से आपका जो बॉडी पोस्चर है वो भी ठीक हो जाता है, ठीक है। जितने भी ये पोस्चर बेकार हो रखे होते लोगों के, इसके बारे में 12th में आपको पढ़ना है वैसे भी। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ योगा। अब ये बताना है योगा के एलिमेंट्स बताने, जो कि 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 एलिमेंट्स होते हैं योगा के। यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, या शॉर्ट में आपसे कोई इनका फर्स्ट 1 या 2 एलिमेंट पूछ ले, 3 मार्क्स में पूछ ले, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, या एमसीक्यू में आ सकता है यहाँ से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। इस टॉपिक को वो दिल से लगा के रखता है, ठीक है। और पढ़ना चाहिए, ये ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है इसको। देखो, तो एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ योगा, यह क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक्सप्लेन अष्टांग योग ऑफ अष्टांग योग, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, वो भी मतलब सेम ही है। तो जो वर्ड अष्टांग योग, ये कहाँ से आया है? 2 वर्ड से आया, एक अष्ट और एक अंग। अष्ट का मतलब होता है 8 और अंग का मतलब होता है लिम्स। और लिम्स आप समझ सकते हो एक तरह से ब्रांच टाइप, ठीक है, या ब्रांचेस, या आप कह लीजिए भाई पार्ट्स, ओके। तो 8 पार्ट्स ऑफ योगा या 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा, यहाँ पर आप एलिमेंट्स भी लिख सकते हो, है ना, ध्यान रखना है। तो मीनिंग क्या हो गया? 8 लिम्स ऑफ योगा, तो इनके बारे में हमें बात करनी है। तो जो पहला लिम है या पार्ट है वो क्या है अपना? यम। क्या है? यम, जिसको हमें यम में ऐसी बातें बताई गई जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। यम में ऐसी बातें बताई गई हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए, और जो यहाँ पर बातें बता रहा हूँ इसको हमें अपनाना चाहिए जिंदगी में, ठीक है, जिसको हमें अपनाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या बताया गया? रूल्स अबाउट व्हाट टू अवॉइड, या व्हाट अवॉइड टू ग्रो स्पिरिचुअली, क्या अवॉइड करना चाहिए ताकि हम स्पिरिचुअली ग्रो कर पाए। पहला है भाई, अहिंसा को फॉलो करो, यानी कि जो हिंसा होती है, यानी जो वायलेंस होती है, उसको भूल जाओ, और कौन सा रास्ता अपनाओ? नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाओ, समझ रहे हो? तो पहला, यम के अंदर भी वही बातें हैं, ध्यान रखना। यम पहला पार्ट हो गया, पहला एलिमेंट हो गया, जो मैंने बता दिया है, अवॉइड करने के लिए कहता है, यानी कि अहिंसा फॉलो करो, और अवॉइड क्या करो? हिंसा, यानी वायलेंस को अवॉइड करो। उसके बाद सत्य बोलो, यानी कि ट्रूथफुलनेस। असत्य यानी चोरी नहीं करनी हमें, यानी नॉट स्टीलिंग, समझ रहे हो भाई। और ब्रह्मचर्य का पालन करो, यानी कि सेलिबेसी और सेल्फ कंट्रोल, यानी कि खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, नहीं कि कहीं भी तुम्हारा मन डोल जाता, जो कि इस एज में होता है। कहीं गुजरे नहीं, कोई दिखा, वहां पे तुम्हारा मन डोल गया, है ना। तो ब्रह्मचर्य फॉलो करो, ये तुम्हें आगे बहुत काम देगा जिंदगी में, ध्यान रखना। तो ब्रह्मचर्य फॉलो करने की बात यहाँ पर कही जाती है, यानी कि जो डिस्ट्रैक्शन है, जो बच्चे ब्रह्मचर्य तोड़ देते हैं, तो उस सब को मना करता है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद अपरिग्रह, यानी कि ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है, ठीक है, नॉट बीइंग ग्रीडी। तो अवॉइड करने के लिए कहता है, ग्रीडनेस को अवॉइड करने के लिए कहता है, ठीक है, ब्रह्मचर्य को फॉलो करने के लिए कहता है, चोरी करने के लिए मना करता है, झूठ बोलने के लिए मना किया जाता है, अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, और वायलेंस अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, और ये चीज फॉलो करने के लिए बोला जाता है, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। आगे चलें, उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है वो है नियम। क्या है? नियम। तो नियम का मतलब क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन, यानी नियम के अंदर वो सब बातें आती है जो कि आपको वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगी सेल्फ डिसिप्लिन की बात है, आप डिसिप्लिन में रहो,
और हर चीज़ प्रॉपर तरीके से करो। ठीक है, तो गुड गुड हैबिट्स फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। पहला है सोच। पहला क्या है भाई? सोच, जिसका मतलब होता है क्लीनिनेस, यानी अपने आप को क्लीन रखिए, अपने आप को क्लीन रखिए, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को। उसके बाद है संतोष, यानी कि कंटेंटमेंट, यानी जो आपके पास है उसमें भाई सेटिस्फाइड हो जाइए। ये नहीं जो आपके पास नहीं है उसको पाने की कोशिश मत करो, बस ये मत सोचो कि यार मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। आपकी नीड है उसको फुलफिल करो और आगे बढ़ते रहने की कोशिश करो, बट सेटिस्फाइड रहो। अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तो ये नहीं अपनी ज़िंदगी को आप बर्बाद कर रहे हो। दूसरे से कंपैरिजन करके आप क्या कर रहे हो भाई? आप अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हो। आपको जो चाहिए तो आपके पास है, लेकिन दूसरे को देख के आप अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हो, तो वहाँ पर आप ये गड़बड़ कर रहे हो, ध्यान रखना। तो संतोष आपके अंदर होना चाहिए। उसके बाद तप होना चाहिए। क्या? तप या तपास है यहाँ पर आप कह सकते हो। तो यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, यानी आपके अंदर आगे बढ़ने के लिए हार्ड वर्क जैसी चीज़ होनी चाहिए, हार्ड वर्क आपको करना है। और स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी एंड लर्निंग, भाई खुद के बारे में पढ़ते रहो। ठीक है भाई, कि आप क्या चाहते हो, आपके अंदर की क्या चीज़ें हैं, वो सेल्फ स्टडी की बात यहाँ पर करी जाती है। और ईश्वर प्राणी ध्यान, ठीक है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। डिवोशन करो, गॉड का ध्यान रखना है, डिवोटी बनो। उसके बाद अगला जो एलिमेंट है वो है भाई आसन। क्या है? आसन, जिसको पोस्चर भी कह सकते हो। तो डिफरेंट, तो आसन का मतलब है क्या हो गया यहाँ पर? डिफरेंट योगा पोसेस दैट इम्प्रूव हेल्थ एंड फिटनेस, आपको पता होना चाहिए। और अगर ध्यान रखने कुछ बताना भूल गया मैं, अगर इन 8 एलिमेंट्स को कोई व्यक्ति फॉलो कर लेता है, कोई पर्सन फॉलो कर लेता है, तो वो क्या भाई, वो सारा सुख हासिल कर लेगा, बॉडी उसकी फिट रहेगी, ध्यान रखना, ये बोला जाता है। और उसके बाद है प्राणायाम। ये आपके योगा चैप्टर का अलग से टॉपिक भी है, और यहाँ मैंने बता भी दिया, तो आ भी जाए तो आपको ध्यान रखना, ये सेपरेटली भी आ सकता है। प्राणायाम की बात करूँ, जो टेक्निक्स है भाई अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करने के लिए, इसके अंदर 3 स्टेप आते हैं: पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब होता है इनहेल करना, कुंभक मतलब होता है रोकना, भाई जो आपने इनहेल करा है उसको, ब्रीथ को रोकना। देन रेचक यानी कि एक्सेल करना, समझ रहे हो? तो प्राणायाम क्या भाई? टेक्निक्स कंट्रोल करना है ब्रीथ को, इसके लिए। और ये टेक्निक्स क्या है? पूरक, कुंभक, रेचक बता चुका हूँ। आगे चले। उसके बाद प्रत्याहार। क्या? प्रत्याहार क्या होता है? ये अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से दूर करना है और फोकस करना है इनर सेल्फ पर। ठीक है भाई, डिटैचिंग द माइंड फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, यानी हटा लो भाई माइंड को डिस्ट्रैक्शन से और अपने ऊपर लगाओ, फोकस करो, ये कहता है प्रत्याहार। उसके बाद धारणा, जिसको हम कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं अगर मैं कहना चाहूँ। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है ये। तो धारणा मतलब होगा डेवलपिंग डीप फोकस ऑन वन ऑब्जेक्ट और थॉट, यानी कि भाई देखो धारणा क्या है कि आप क्या कर रहे हो, किसी वन थॉट ऑब्जेक्ट पर क्या कर रहे हो, डीप फोकस कर रहे हो। उसके बाद ध्यान क्या है? इसका मतलब मेडिटेशन होता है, और डीप मेडिटेशन वेयर द माइंड बिकम्स काम एंड स्टिल। क्या बोला मैंने? डीप मेडिटेशन करना, ठीक है, ताकि आप उस स्टेज में जो आपका माइंड है वो काम और स्टिल हो जाए, शांत हो जाए एकदम। ठीक है। उसके बाद समाधि, तो ये ऐसी स्टेट होती है जहां पर एक कंप्लीट पीस बंदा फील करता है, जहां पर एक पर्सन जो है सुप्रीम गॉड से जुड़ जाता है और अपने इनर सेल्फ को लॉस कर दे, उसे पता ही नहीं है मैं कहाँ पर हूँ, क्या हूँ, वो इतना खो चुका होता है उस दुनिया में। या मैं ये चीज़ बताऊं, जितनी उसकी मेटलिस्टिक चीज़ होती है, उसके आसपास का क्या चल रहा है मामला, किसके पास क्या, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सुप्रीम गॉड से जुड़ गया होता है। समझ आया? ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करूं जो कि है आपसे पूछा है, व्हाट इज षटकर्म, एक्सप्लेन इन डिटेल। षटकर्मा या षटकर्म आपसे पूछा है, क्या है? इसके अंदर 6 क्रियाज आती हैं, 6 क्रियाज ऑफ योगा, जिसको हम षटकर्म कहते हैं, जो कि आपकी बॉडी को प्योर करने के लिए, ठीक है, आप साफ करने के लिए इसके अंदर 6 क्रिया आती हैं, 6 एक्शंस आप कह सकते हो, जो कि फॉलो करने के लिए बोला जाता है किसी की निगरानी में। ठीक है, समझ आ गया? तो इसके अंदर क्या क्लीनिंग प्रैक्टिसेस हम फॉलो करते हैं, कितनी है वो भी 6 हैं। समझ आ गया? और उनका पर्पस क्या है? बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना, क्लीन बनाना और हेल्दी बनाना, बाय रिमूविंग वेस्ट एंड टॉक्सिन्स जो कि अपनी बॉडी के अंदर होते हैं। और दे ऑल्सो क्लियर एनीथिंग दैट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ प्राण, या ठीक है, जो कि अपनी एनर्जी होती है, जिस अगर प्राण नहीं रहे तो थम गए। ठीक है ना? तो प्राण यहाँ पर किससे? ऑक्सीजन से, ध्यान रखना। एनर्जी क्या है आपके लिए? ऑक्सीजन है। समझ रहे हो?
तो ये भी उसको भी क्लियर करता है कि अगर कोई ब्लॉकेज तो नहीं हो रही है आपके फ्लो में, किसके फ्लो में, ऑफ प्राण, ठीक है, इन द बॉडी। और दिस प्रैक्टिस शुड बी ऑलवेज बी लर्न एंड डन ओनली अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट, जो बता चुका हूँ आपको। आगे चलें, अभी 6 क्रियास कौन सी हैं। तो पहली है नेति, जो कि क्लीन करती है नोज को और कीप द नेसल पैसेज क्लियर। आपको जो नाक वाला हिस्सा है पूरा, उसको क्लीन करने के लिए कौन सी क्रिया फॉलो करी जाती है, नेति। देन है भाई धोती। तो धोती क्या है भाई, क्लीन्स द माउथ, टीथ एंड स्टमक, और इट इज अ डीप क्लीनिजिंग प्रोसेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये माउथ, टीथ और स्टमक को क्या करना है, यहाँ पर साफ करने की बात करी जाती है। और ध्यान रखना, अभी करते कैसे है ना, इसको यही बताऊंगा मैं आपको, किसको भाई धोती नेति करते कैसे हैं, टेंशन मत लो, सब समझ आएगा। उसके बाद बस्ती, बस अब इतना ध्यान रखो कि किस कौन सी क्रिया क्या साफ करती है, क्या रिमूव करने की बात करती है। तो बस्ती क्या है, क्लीन्स द लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको कोलोन भी कह सकते हो आप, कोलोन भी, और एंड हेल्प्स रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो बस्ती का काम क्या होता है कि आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको साफ करने की बात करी जाती है। आपको पता होगा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ऐसा ही से दिखा दिया। यहाँ पर जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है, एन से न्यूट्रिएंट्स दिखा रहा हूँ, उसको भाई एब्जॉर्ब करके जितना भी वेस्ट है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से जो वेस्ट है आपका वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। समझ आ रहा है। उसके बाद त्राटक, त्राटक क्या है देखो, फोकसिंग द आईज ऑन द पॉइंट, ऑन वन पॉइंट, ठीक है भाई। तो त्राटक सुनना, ऐसे बता देता हूँ कि इसमें बोला जाता है कि भाई अपनी आईज को किसी वन पॉइंट पर, किसी वन ऑब्जेक्ट पर फोकस पे लगा दो, और तब तक लगा के रखो तब तक आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए, ठीक है, ध्यान रखना है। और इससे बस सिंपल सा होता क्या है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है आई की वो बढ़ जाती है, और कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, और आपकी आईज भी क्लीन हो जाती है। उसके बाद है नोली, ठीक है। तो जितने भी आपका एब्डोमिनल एरिया होता है उसको क्लीन करने की बात करी जाती है। एब्डोमिनल एरिया कौन सा होता है, आपके चेस्ट के नीचे हिस्सा आ जाओ और पूरा नीचे तक हिस्सा, ठीक है, यानी कि चेस्ट के नीचे वाले से लेकर पूरा आपको दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है पूरा, ये आपका एब्डोमिनल एरिया होता है, जिसको क्लीन करने की बात नोले में करी जाती है। लेकिन इसमें भी जो स्पेशली जो क्लीन करा जाता है वो किसको, डाइजेस्टिव ऑर्गन को साफ करने की बात करी जाती है, क्लीन करने की बात करी जाती है। नेक्स्ट मैं बात करूं कपाल भाती। कपाल का मतलब होता है फोरहेड, ठीक है, पता है आपको, माथा। और भाटी, भाती मीन्स शाइन, यानी कि जब आप कपाल भाती करते हो तो आपको जो फोरहेड है वो शाइन करता है, यानी ग्लो करता है अंदर ही अंदर, आपको अच्छा लगता है, सिंपल सी बात मैं कहूँ, ठीक है, ध्यान रखना। और इट मेक्स द फोरहेड ग्लो बाय प्योरीफाइंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कपाल भाती क्या है, एक तरह से यहाँ पर आप ब्रीथ को रैपिडली क्या कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो। कपाल भाती यही होता है, आपने करा भी होगा स्कूल में अपने, या पीटी टीचर ने कराया होगा आपके, तो बहुत आसान होता है। तो इस जब इसको करते रहते हो ना तो आपका फोरहेड बहुत ग्लो करता है। ग्लो करने का मतलब यहाँ पर है भाई काफी शांत आपको महसूस होता है, आप अच्छा फील करते हो, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है प्योरीफाइंग हो जाता है पूरा, जहाँ से आपका पूरी ऑक्सीजन इनटेक करते देन आउट करते पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्योरीफाई हो जाता है। अब ये देख लो भाई कि इसको कैसे किया जाता है। जैसे पहले बात करूँ कपाल भाती की, बता चुका हूँ, जिसमें जो है ब्रीथ को रैपिडली लिया जाता है। उसके बाद त्राटक, किसी एक पॉइंट पर गेस करना, ठीक है, अंटिल आइस वाटर, मतलब कि जब तक आंसू ना आ जाए, आंखों से पानी ना निकल जाए। उसके बाद नेति, नेति में क्या था, नेति में सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, जो आपका नेसल पैसेज है, ठीक है, आप उसको साफ करा जाता है, नोज को क्लीन करा जाता है। कैसे करा जाता है, तो यहाँ पर जो थ्रेड, एक धागा ले लिया जाता है भाई, एक धागा ले लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑयल लगा रहता है, उस धागे के अंदर ऑयल थ्रेड होता है वो, या धागा आप कह लो, जिसमें तेल लगा रहता है, ऑयल लगा रहता है, या पानी भी हो सकता है, यानी गीला धागा होना चाहिए, सिंपल सी बात मैं कहूँ तो। रन ऑयल थ्रेड इन नोस्ट्रिल, तो नाक के अंदर जो है ऐसे डाला जाता है वो ऑयल थ्रेड या वाटर से गीला थ्रेड को, ठीक है, और उसको मुंह से निकाला जाता है। यहाँ नाक से डालेंगे, मुंह से निकालेंगे, इससे जितने का नेसल पैसेज होता है, नोज होते हैं, वो क्लीन हो जाती है। उसके बाद धोती, ठीक है ना। तो धोती क्या है बेसिकली देखो, स्वेलो लॉन्ग क्लोथ एंड रिमूव, तो आप
के मुंह से डाला जाएगा एक क्लोथ, तो आपको निगलना है वो क्लोथ, ध्यान रखना। निगलोगे उसके बाद उसको ऐसे फिर देखो डाल लिया, पूरा अंदर तक जाएगा, आप इस प्रकार से देख सकते हो। ऐसे हमने क्लोथ को डाला, ठीक है। उसके बाद उसको ऐसे रिमूव कर देंगे, क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, सिंपल सा है। तो यह क्या हो जाएगा, धोती हो जाएगा। इससे आपका जो है माउथ, टीथ हो गया, स्टमक हो गया, उसको क्लीन करा जाता है, बता चुका हूँ पीछे। उसके बाद नोली की बात करूं, नोली क्या है, रोटेट बैली मसल्स लेफ्ट राइट, ठीक है भाई। तो नोली से क्या होगा, आपकी जो बैली है उसको लेफ्ट राइट, क्या लेफ्ट राइट क्या करना है, ऐसे मूव करना है, तो नोली हो जाएगा। उसके बाद बस्ती, तो क्या करना है आपको, स्क्वेट करना है वाटर के अंदर, स्क्वेट करना है वाटर के अंदर। और पाइप इन रेक्टम, जो पाइप है वो कहाँ होना चाहिए भाई, रेक्टम में होना चाहिए। और पल्स मसल्स टू ड्रॉ वाटर इनटू गट, ठीक है। आपको क्या करना है, पल्स करनी है मसल्स को, ताकि जो वाटर है वो गट में चला जाए। ऐसे कुछ ये आपका क्या होता है, बस्ती क्रिया होती है, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की, समझ रहे हो। ये कि 6 क्रियाएं जो कि शरीर को प्योरीफाई करने के लिए, बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए, ताकि आप हेल्दी रहो, करा जाता है। आगे हम चलें, अगला क्वेश्चन, एनलिस्ट द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं किसके, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के। देखो भाई, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या होता है पता होना चाहिए। ऐसे बच्चे जो CWS है ना, जो नॉर्मल से काफ़ी अलग होते हैं, जो कि नॉर्मल बच्चों से काफ़ी अलग होते हैं, जैसे कोई विकलांग हो गया, किसी को सुनाई नहीं देता है, किसी को दिखता नहीं, सब क्या है CWSN वाले बच्चे होते हैं। तो इनके लिए एक अलग सा करिकुलम, एक अलग सा स्कूल सिस्टम चलता है, जिसको हम बोलते हैं अडेप्टिव, ठीक है, पता होगा आपको। तो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का मतलब है कि इनके लिए हमने फिजिकल एजुकेशन करिकुलम बदला है, इनके लिए अलग से रूल्स रेगुलेशन है जो इनको फॉलो करने चाहिए, समझ आ गया, ताकि इनको कोई किसी चीज़ की परेशानी ना हो। तो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अभी आपको बताना है भाई। फिजिकल एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कराना, सीधी सी बात है, इनको भी ये नहीं कि नॉर्मल बच्चे ही लें, फिजिकल एजुकेशन की सर्विस इनको प्रोवाइड कराना पहला ऑब्जेक्टिव है। और टू डेवलप सेल्फ एस्टीम, ठीक है, सेल्फ एस्टीम का मतलब हो गया कॉन्फिडेंस, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ध्यान रखना है, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। टू डेवलप मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स वो हो गए जैसे कि आप दौड़ते हो, चलते हो, ठीक है, हाथ पैर ऐसे हिला रहे हो, कूद रहे, सब मोटर स्किल्स में आते हैं, डेवलप करना। टू इंक्रीज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, ताकि ये भी स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए। और टू डेवलप फिजिकल फिटनेस, और इनकी फिजिकल फिटनेस को भी डेवलप करा जाए, ये जो है इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। समझ आया भाई, कोई टेंशन आपको नहीं लेनी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि अभी आपका डिस्क्राइब द रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो जो CWSN वाले बच्चे, फुल फॉर्म है CWSN की, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी CWSN। तो अलग अलग प्रोफेशन होते हैं जो कि इन बच्चों के लिए काम करते हैं, तो इनके उनके रोल के बारे में आपको बताना है। तो भाई देखते हैं। तो पहला है काउंसलर, क्या है भाई पहला, काउंसलर। काउंसलर को हम क्या कहते हैं, सलाहकार कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे परामर्शदाता भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो काउंसलर बेसिकली क्या करता है, मेंटल और इमोशनल सपोर्ट देता है इन बच्चों को, इनके पेरेंट्स को भी, और इनकी फैमिलीज को भी, और बच्चों को भी, ठीक है। और बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का काम करता है, और असिस्ट करता है अंडरस्टैंडिंग एंड रिजोल्विंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, यानी बच्चे के अंदर जो बिहेवियर मतलब व्यवहार में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसके बेचारा चिड़चिड़ा हो रहा है या ढंग से किसी से बात नहीं कर रहा, जो कि नॉर्मल होता है ऐसे बच्चों में, ठीक है। तो उनको समझना और रिजोल्व करना इन सबको प्रॉब्लम को, ये काउंसलर का काम होता है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, क्या बोला मैंने, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करता है, जो भी डेली एक्टिविटीज होनी चाहिए बच्चों की, सच एज ईटिंग, वियरिंग क्लोथ, इन सबको इम्प्रूव करता है, सिखाता है बच्चों को, समझ रहे हो। और वर्क्स ऑन डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग देयर मोटर स्किल्स पीछे बता चुका हूँ। उसके बाद फिजिकल थेरेपिस्ट, तो फिजिकल थेरेपिस्ट का काम क्या है, फोकस ऑन इम्प्रूविंग चिल्ड्रंस फिजिकल एबिलिटीज। फिजिकल थेरेपिस्ट का काम क्या है भाई, फिजिकल एबिलिटीज को इम्प्रूव करना बच्चे की। और ध्यान रखना, एक्सरसाइज का यूज़ करता है भाई, टेक्निक्स का यूज़ करा जाता है, ताकि बच्चों की मसल्स को स्ट्रेंथन किया जा सके, मजबूत करा जा सके, और उनका बैलेंस इंप्रूव हो, ठीक है, बैलेंस बना पाए हर चीज़ में, प्रॉपर तरीके से खड़े हो पाए, प्रॉपर पोस्चर उनका हो। और हेल्प्स इन वॉकिंग एंड एनहेंसिंग अदर फिजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है भाई। तो उनकी वॉकिंग को इम्प्रूव करना, चलने में उनकी मदद करना, और जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसके लिए उनको
उनके एनहेंस करना ताकि वो बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज कर पाए। उसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट क्या है, देखो सीधी सी बात है, किसी बच्चे को बोलने में दिक्कत है तो उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट काम करेगी, ठीक है। तो उनको बोलना सिखाया जाएगा, कैसे बोलना है, कैसे कुछ पढ़ना है, वो सब चीज़ें। तो जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो क्या काम करती है, इंप्रूव करती है उनकी एबिलिटी टू स्पीक एंड लिसन एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, ताकि वो दूसरों को समझ पाए, है ना, वो किसी और की बातें समझ पाए, उनको कोई समझ पाए, उनकी स्पीक करने की जो एबिलिटी है, बोलने की जो एबिलिटी है, उसको सुनने की एबिलिटी को इंप्रूव करने में का काम स्पीच थेरेपिस्ट करता है। अलग अलग टेक्निक्स का वो यूज़ करा जाता है यहाँ पर स्पीच थेरेपिस्ट के द्वारा। यूजेस कम्युनिकेशन टेक्निक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रेन विद स्पीच रिलेटेड डिफिकल्टीज। तो ऐसे बच्चे जिनके अंदर स्पीच रिलेटेड डिफिकल्टीज हैं तो उनके लिए कम्युनिकेशन टेक्निक्स का यूज़ करा जाता है, जो कि इनके लिए अलग से डिसाइड हो रखी होती हैं और प्रैक्टिस करे जाती है ऐसी एक्सरसाइज इन सब बच्चों के लिए, समझ रहे हो। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन टीचर। और एक चीज ध्यान रखना भाई, ये लॉन्ग क्वेश्चन में तो आ ही सकता है पूरा कि भाई जो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया सेपरेटली भी पूछ लेते हैं 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, ये एमसीक्यू में भी। तो ध्यान रखना, ध्यान सुनना मेरी बात, एक क्वेश्चन तुम्हारा कई क्वेश्चन करवा रहा है। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर जो कि आपके स्कूल में होता है ना, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेशल फिजिकल एजुकेशन टीचर, ठीक है। सॉरी, फिजिकल मतलब ना स्पेशल एजुकेशन टीचर। फिजिकल एजुकेशन टीचर तो आपके स्कूल में होता है, ये स्पेशल एजुकेशन टीचर होता है जो कि सारी चीज़ों का ध्यान रखता है उस बच्चे के लिए। क्रिएट्स अ कस्टमाइज्ड करिकुलम टू मीट द स्पेशल लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन। तो देखो भाई, इन बच्चों की क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम तैयार करना, उनका सिलेबस बनाना, ठीक है। कि भाई करिकुलम में सब कुछ आ जाता है कि भाई कौन सी एक्टिविटी वो करेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं। तो सारा करिकुलम उनकी नीड के हिसाब से क्रिएट करा जाता है, ध्यान रखना, जिसको हम बोलते हैं कस्टमाइज्ड करिकुलम। ये बनाया जाता है किसके, स्पेशल एजुकेटर के द्वारा, और फोकस करता है हर चिल्ड्रन जो है अपना, हर चाइल्ड्स इंडिविजुअल एबिलिटीज, यानी कि हर एक बच्चे की अपनी इंडिविजुअल एबिलिटीज होती है, रिक्वायरमेंट होती है ना। तो उसी हिसाब से जो चलता है स्पेशल एजुकेशन टीचर, और फोकस करता है सबकी इंडिविजुअल एबिलिटीज और रिक्वायरमेंट्स क्या है, समझ रहे हो। कब करता है भाई, पढ़ाते वक्त, ध्यान रखना है। और हेल्प्स चिल्ड्रन बिकम इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट, और ये भी हेल्प करता है कि भाई कैसे वो इंडिपेंडेंट रहे और सेल्फ कॉन्फिडेंट वो रहे, समझ रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद लास्ट आपका बच गया फिजिकल एजुकेशन टीचर, जो कि इन बच्चों के लिए काफ़ी काम कर रहा होता है, समझ रहे हो। तो ये करता है भाई ताकि उनकी फिजिकल एबिलिटीज और फिटनेस बढ़े, एनकरेज करता है टीम वर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस और फिजिकल हेल्थ उनकी बनी रहे थ्रू स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़। उसके बाद एक्टिविटीज़ को अडेप्ट करना सिखवाता है, ठीक है, कैसे उनके हिसाब से चेंज करके, जो उनकी नीड है, जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी उसके अकॉर्डिंग हमने रूल्स चेंज कर दिए, ठीक है, गेम में कुछ चेंज कर दिया ताकि वो एक्टिविटीज़ को अडेप्ट कर पाए। तो अडेप्ट एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन चिल्ड्रंस फिजिकल एबिलिटीज़ एंड नीड्स, समझ रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राइट द मीनिंग ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। वेलनेस, हेल्थ और फिजिकल फिटनेस की मीनिंग क्या है। अगला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और इतने ही चैप्टर आपके फिजिकल में आ रहे हैं, ध्यान रखना। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर करा रहा है मैंने आपको फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। देखो वेलनेस की बात करें तो वेलनेस क्या है, एक इंडिविजुअल्स एबिलिटी है टू मेंटेन अ गुड एंड बैलेंस लाइफ, ठीक है ना। कई बार तुमने देखा होगा यार कि लोग खूब पैसा कमा रहे हैं, अंधा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन खुश नहीं है, अच्छी लाइफ जब भी नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि वो वेल्दी तो हैं लेकिन वेलनेस उनके पास नहीं है। वेलनेस का मतलब क्या होता है, गुड, अच्छी लाइफ जीना, यानी गुड लाइफ एंड बैलेंस्ड लाइफ। बैलेंस लाइफ का मतलब होता है जिंदगी के हर एक्सपेक्ट में बैलेंस बना के चलना, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मनी हो, चाहे वो हेल्थ के मामले में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के मामले में हो, चाहे वो फैमिली को टाइम देने के बारे में बात हो, तो ये वेलनेस होती है। आगे चलें, हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ मतलब होता है फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल रहना। अभी मत सोचना कि आप हेल्दी हो लेकिन आपके माइंड में टेंशन है, आप मेंटली फिट नहीं हो, मतलब कि मेंटली फिट होने का मतलब टेंशन में हो लेकिन शरीर आपका भारी भरकम दिखता है, तो आप भाई हेल्दी नहीं हो, ध्यान रखना, आप सिर्फ फिजिकली फिट हो। लेकिन हम बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ का मतलब होता है फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल रहना, आपके रिश्ते अच्छे हैं भाई समाज में, ध्यान रखना। नॉट जस्ट हैविंग एनी डिसीज और इलनेस, और इसी के साथ कोई डिसीज और इलनेस आपको नहीं है तो आप हेल्दी हो, मौज बनाओ, ठीक है, इस चीज़ के लिए। उसके बाद है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस क्या है, फिजिकल फिटनेस होता है भाई एक बंदे का या पर्सन का जिसमें वो जो है किसी भी टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाता है, बहुत अच्छे से, बिना कोई रुकावट के कर पाता है। और एक पर्सन जो है
थकने के बावजूद भी काम कर पाता है, यानी उस बंदे का एंड्योरेंस भी ज़्यादा होता है जो फिजिकली फिट होता है। तो अ पर्सन शुड बी एबल टू वर्क विदाउट फीलिंग टायर्ड एंड स्टिल हैव एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ एडिशनल टास्क या फॉर एडिशनल टास्क आफ्टर कंप्लीटिंग वर्क, यानी वर्क कंप्लीट हो गया और कोई टास्क करने के लिए भी उसके पास एनर्जी बच रही है, तो हम उसको बोलते हैं फिजिकली फिट। समझ रहे हो? अगले क्वेश्चन की बात करूं, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस। जो वेलनेस है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, पहला है फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ। मैंने बोला वेलनेस का मतलब क्या, एक अच्छी लाइफ जीना और हर एस्पेक्ट के लाइफ में बैलेंस बना के चलना, है ना, चाहे वो इकोनॉमिक टर्म्स में हो, हेल्थ के मामले में हो या अदर एस्पेक्ट्स। तो अगर वेलनेस की इंपॉर्टेंस की बात हम करते हैं तो पहली इंपॉर्टेंस यही है भाई, हेल्थ को इंप्रूव करना। सीधी सी बात है, हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं, हेल्थ नहीं तो वेल्थ नहीं, ध्यान रखना है। तो एनहेंस फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ, भाई वेलनेस में सब आ जाता है, ध्यान रखना। तो अगर आप वेलनेस आपके अंदर है, तो आप हेल्दी हो, तो हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए वेलनेस बहुत जरूरी है। तो क्या करता है भाई, एनहेंस करता है आपके फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ को। ड्यू टू एप्टीट्यूड अ पर्सन कैन लीड अ हेल्दी लाइफ। ठीक है भाई, ड्यू टू एप्टीट्यूड का मतलब यहाँ पर एक पर्सन को मतलब कि ध्यान रखना होता है कि उसकी एक लर्निंग, वो ध्यान रखे ये हेल्दी लाइफ का मतलब क्या होता है। अगर वो हेल्दी लाइफ जी रहा है तो बाकी सारे काम भी कर पाएगा। टू बिकम अ गुड सिटीजन, सीधी सी बात है ना भाई, अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो वैली पर्सन नहीं है, वेलनेस का मतलब समझ रहे हो ना, हर एस्पेक्ट में एक बैलेंस होना, और बैलेंस है तो वो एक एज अ सिटीजन भी अच्छे काम कर पाएगा। लेकिन वो वेलनेस उसके अंदर नहीं, वो खुद से ही नहीं जीत पा रहा, तो दूसरों के लिए कुछ करेगा क्या? वो एक ऐसा सिटीजन क्या होता है जो कि समाज में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे, एक मीनिंगफुल लाइफ जिए, ध्यान रखना है। तो अ कैपेबल पर्सन बैलेंस देयर हैबिट्स एंड एक्शंस एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड द नेशन, तभी हम तो उसको बोलेंगे एक्टिव सिटीजन। और एक्टिव सिटीजन कब होगा? जब उसके अंदर वेलनेस होगी। तो ये इंपॉर्टेंस है। आगे चलें, फॉर लिविंग अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए भी वेलनेस बहुत जरूरी होती है, ध्यान रखना। और वेलनेस कब आएगी? जब आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे, मेंटली बैलेंस रहोगे। तो एप्टीट्यूड हेल्प्स अ पर्सन स्टे फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, फियर एंड प्रॉब्लम्स, ध्यान रखना। एक पर्सन का एप्टीट्यूड, एक उसकी लर्निंग, ठीक है, क्या वो सीखता है, क्या वो करता है, तो पर्सन को हेल्प करता है स्टे फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस से दूर रहने में, फियर से दूर रहने में, प्रॉब्लम से दूर रहने में, जो कि वेलनेस का पार्ट है। और इट सपोर्ट्स लिविंग अ बैलेंस लाइफ। अगर आप इस सब में से फ्री हो तो आप एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए, आप एक बैलेंस लाइफ जी पाते हो, सपोर्ट करते हैं सब चीज़ें एक बैलेंस लाइफ को जीने के लिए। समझ रहे हो भाई मेरी बात? तो वेलनेस की इंपॉर्टेंस आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद है फॉर एंजॉइंग लाइफ। अगर आपको लाइफ एंजॉय करनी है तो वेलनेस बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप कहीं घूमने चले गए, ऐसे बच्चे के ऊपर एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, बैलेंस कैसे होगा कि आप पढ़ भी रहे हो, मौज मस्ती भी कर रहे हो, घूमने भी जा रहे हो। ऐसे नहीं कि एक बच्चा बस खेल ही खेल रहा है या बस पढ़ रहा है, तो ये लाइफ को एंजॉय करने वाली बात नहीं होगी। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपको पेपर की टेंशन या भाई पढ़ने की टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं पढ़ के आया हूँ, यानी बैलेंस बना रहा है कि भाई मैं खेल भी सकता हूँ। ये आपको नहीं होना चाहिए, है ना। कि बच्चों को हो भी जाता है, कहीं घूमने भी जाते हैं या कहीं चले भी जाते हैं तो उनके अंदर रहता है अरे यार मेरा सिलेबस रह रहा है, वो रह रहा है, तो वो बैलेंस लाइफ नहीं जी पा रहे, ना ही वो एंजॉय कर रहे लाइफ को। तो बैलेंस क्या है? बैलेंस बनाकर चलना एक तरह से लाइफ में, अच्छी लाइफ जीना। तो एंजॉइंग लाइफ क्या हो जाएगी? अ कैपेबल पर्सन कैन एंजॉय लाइफ बाय स्टेइंग फिजिकल एंड मेंटली एक्टिव। अगर वो फिजिकली मेंटली एक्टिव है तो बाकी टास्क को ऑलरेडी कर चुका होगा अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ताकि वो कहीं जाए या कहीं विजिट पे जाए, कहीं घूमने जाए, तो वहाँ की लाइफ भी इंजॉय कर पाए, या मतलब जो टास्क जिस टाइम पे वो कर रहा है वो उसको इंजॉय कर रहा है। सीधी सी बात है, समझ रहे हो? ये क्या हो जाएगा भाई, लाइफ को एंजॉय करने के लिए भी जो है वेलनेस की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद फॉर अचीविंग गोल्स, गोल्स को अचीव करना है तो आपके लिए वेलनेस बहुत जरूरी है। तो अ कैपेबल पर्सन कैन अचीव गोल्स ड्यू टू गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, क्योंकि उसने बैलेंस बना रखा है, यानी वो एक पर ही हावी हो गया है। तो गोल को अचीव करने के लिए वेलनेस बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जो है ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, मजा आया होगा। कुछ डाउट है कमेंट कर सकते हो, मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैंने आपको दिया है अपना यूजर नेम, नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।